नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 1 फरवरी 2022 का डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। फटाफट करते हैं आगाज अपनी जीत की तैयारी का। चलिए, आपके लिए एक सवाल है, प्रतिवर्ष डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल 2022 का खिताब कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, कौन जीत गए हैं भाई? नाम याद रखेंगे आप लोग, क्या है नाम इनका? राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। ओके। फ्रेंच ओपन इन्होंने 13 जीते हैं, विंबलडन 2 जीते हैं, यूएस ओपन 4 जीते हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 जीते हैं। तो ये जो आपका डिजिट है ये आपको क्लियर याद होना चाहिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। नडाल ग्रैंड स्लैम के 145 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी। और ऑस्ट्रेलिया की जो एस्ले बार्टी हैं ये 44 वर्षों के बाद ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, 44 वर्षों के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, दूसरा रिकॉर्ड बना है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल 2022 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना ग्लादेनोविक, ये फ्रांस से हैं, क्रिस्टीना ग्लादेनोविक, और इवान डोडिग ये क्रोएशिया से हैं। इन दोनों के मिश्रित युगल ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल 2022 का खिताब। क्लियर। नेक्स्ट है, BRT का जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। BRT टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य में ये स्थित है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये भूमध्य सागर से उठने वाली, भूमध्य सागर से शुरू होने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय तूफान है जो भारत में क्या लाता है? उत्तर पश्चिमी जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर वर्षा लेकर आता है। ओके, याद रखिएगा, कहाँ से? भूमध्य सागर से। अवध के नवाब, ओके, अवध के जो नवाब थे ये सहायक संधि के तहत क्या हुए थे? पहली बार अवध के जो नवाब थे इनके शासन को सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। ओके, किसे? अवध को मिलाया गया था। किस आधार पर मिलाया गया था? कुशासन के आधार पर। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर। तो ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 क्या दिया गया है संविधान में? अफसरों की समानता। क्या दिया है? अफसरों की समानता। और 16(4) में आपको मिलेगा, 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था। किसकी? आरक्षण की। देश में बैड बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए किसकी मंजूरी अभी बाकी है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, RBI की मंजूरी अभी बाकी है। बैड बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए RBI की मंजूरी अभी बाकी है। बैड बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC है जो वाणिज्यिक बैंकों को बैड लोन को खरीदती है, जिससे बैंक अपनी बैलेंस शीट सही कर लेता है या क्लियर करता है। ओके, बैंक ने जिसे अपना ऋण दिया था अब उससे वसूलने का काम कौन करेगा? बैड बैंक करेगा। बैड बैंक उधार देने और जमा लेने का काम नहीं करते, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करने में मदद करते हैं। बैड बैंक के द्वारा खरीदे जाने वाले बैड लोन की वैल्यू सामान्यतः लोन बुक वैल्यू से कम होती है। ओके, लेकिन अभी RBI ने मंजूरी नहीं दी है, इसलिए अभी हमारे देश में बैड बैंक स्थापित नहीं हो पाया है। कौन है हमारी वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है और इन्होंने आज बजट पेश किया है। लगातार दूसरी बार ये बजट होगा हमारा जो पेपरलेस होगा। ओके, पेपरलेस बजट। पहला कब आया था पेपरलेस बजट? 2021 में। तो बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम कवर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। NSO ग्रुप ये चर्चा में कहाँ का है? याद रखिएगा, इजराइल का है। इसी NSO ग्रुप ने कौन सा स्पाईवेयर निर्मित किया था? पेगासस। कौन सा?
पेगासस। ओके, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है? आईएमएफ करता है। कौन करता है? आईएमएफ करता है। और अभी इसने अल सल्वाडोर को क्या कहा है? अपने सारे फंड खत्म करने की बात कही है आईएमएफ ने। चमेरा बांध, चमेरा बांध किस नदी पर है? तो देखो, पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस राज्य में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? रावी नदी पर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है चमेरा बांध। चमेरा बांध, रावी नदी, हिमाचल प्रदेश। महाराणा प्रताप सागर जलाशय, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, नदी कौन सी है? व्यास नदी। किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, नीदरलैंड में। देखो, कैनाल का मतलब क्या होता है? ये जो आपकी नहर टाइप की बनी हुई है, यहाँ पर देखिए, ये एक इस एंट्री से इस एंट्री तक जाने के लिए ये जो बना है, इसे ही क्या कहा जाता है? लॉक कहा जाता है। ओके, ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लॉक है। याद रखिएगा, किस देश में? नीदरलैंड में। नेक्स्ट है कोल बांध। कोल बांध किस नदी पर है? कोल बांध, तो याद रखिएगा, कोल बांध है सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। ओके, कोल बांध सतलुज नदी पर। किस राज्य में है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। कोल बांध सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। और पंडोहा बांध, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी, तो ये आया है आपका ब्यास नदी पर। पंडोहा बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। ये भी कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिए, कोल बांध सतलुज नदी, पंडोहा बांध ब्यास नदी, दोनों हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ग्रे पेलिकन की मौत की खबर पर्यावरण प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई? ये है ग्रे पेलिकन। ओके, राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, आंध्र प्रदेश। पिछले एक महीने में आंध्र प्रदेश में लगभग 130 ग्रे पेलियन की मौत हो गई है। ये पेलिकन्स सर्दियों के दौरान प्रजनन के लिए साइबेरिया, कहाँ से? रूस से आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आते हैं। यह बड़े अंतर्देशीय और तटीय जल, विशेष रूप से बड़ी झीलों में पाए जाते हैं। यह केवल प्रायद्वीपीय भारत, कंबोडिया, श्रीलंका में प्रजनन के लिए आते हैं। इसका IUCN स्टेटस, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर ऑफ कंजर्वेशन। ओके, इसने इसे नियर थ्रेटेंड लिस्ट में शामिल किया है। किसमें? नियर थ्रेटेंड लिस्ट में। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT से संबंधित गलत कथन का चयन करें। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। NGT का गठन 2010 में हुआ था। यह पर्यावरणीय न्यायालय है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी पॉइंट सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन के गठन का निर्देश दिया है। फ्लाई ऐश कोयला थर्मल पावर प्लांट में कोयले के दहन के उपरांत निकलने वाले अवांछित अवशेष या राख है। इससे फ्यूल ऐश और पुल्वेराइज्ड फ्लू ऐश भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग करके इसे एकत्र किया जाता है। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसका उपयोग सीमेंट, सड़क के सबबेस एवं ईंटों के निर्माण में किया जाता है। खाली पड़े खानों को भरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 2018 में फ्लाई ऐश के प्रबंधन के लिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा एस ट्रैक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी। यह पर्यावरणीय मुद्दों पर न्याय प्रदान करता है, जिससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ कम किया जा रहा है। इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर पांडा थे, दूसरे अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे और तीसरे अध्यक्ष वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा क्या है भाई? तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, सुरकोतड़ा। ओके, और ये क्यों है प्रसिद्ध? तो याद रखिएगा, यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोतड़ा से किसके साक्ष्य मिलते हैं? घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। ली कमीशन का संबंध किससे है? तो याद रखिए, 1923 में ली कमीशन का गठन हुआ था। 1924 में ली कमीशन ने कहा था कि एक संघ लोक सेवा आयोग UPSC होना चाहिए और इसी ली कमीशन के अनुशंसा पर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना
की गई थी। गुलामी का कानून, ओके, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा किसे गुलामी का कानून कहा गया था? तो याद रखिएगा 1935 का जो अधिनियम था उसे जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का कानून कहा था। किसे? 1935 के अधिनियम को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। 1905 में ये तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, हाल ही में कब विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, 30 जनवरी को मनाया जाता है ये दिवस, याद रखिएगा। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में निम्न स्तर पर या हाशिए पर रहने वाले समुदायों में आमतौर पर पाई जाती है। यह रोग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी से हो सकते हैं। यह विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है। तपेदिक, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में इन बीमारियों पर अनुसंधान और उपचार के लिए कम धन मिलता है। NDT के प्रमुख उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं? तो सांप का काटना कॉमन होता है, खुजली, लेशमैनियासिस और चागास डिसीज। ओके, इसमें जो ट्रॉपिकल डिसीज है या बीमारी है उसमें मलेरिया शामिल नहीं है। ये अलग से बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में आपको मलेरिया डाल देता है और बच्चों को लगता है कि ये सही है। पार्किंसन रोग, देखो पार्किंसन रोग में क्या होता है भाई? पार्किंसन रोग में जो बेसल गैंग्लिया जो तंत्रिका होती है, ठीक है, उसमें कोशिकाएं क्या होने लगती हैं? क्षीण होने लगती हैं। इस वजह से बुढ़ापे में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो हाथ पैर होते हैं वो क्या होने लगते हैं? कांपने लगते हैं। ओके, बेसल गैंग्लिया ये मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो क्या करता है? हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करता है। और जब ये इस पे नियंत्रण क्षीण होने लगता है तो कौन सा रोग होता है शरीर में? पार्किंसन रोग होता है। INS रणवीर, ये हाल ही में अरब सागर में इसमें क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था जिसमें हमारे 3 जवानों की मौत हो गई थी। तो याद रखिएगा INS रणवीर। पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालिका, शिशु और पोषण के लिए, ठीक है, बालिका जो पोषण है उसके लिए चलाया गया था। टीपू सुल्तान पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा था? जहाँ विवाद हो गया, एक पार्क का नाम रखा जा रहा था, तो ये मुंबई में स्थापित किया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में चर्चा में है जहां की जनता द्वारा बड़े स्तर पर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है? राइट आंसर होगा हमारा ए, केरल। ये देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ये रहा केरल का मैप, और ये केरल के उत्तर में कसारगोड से लेके दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक, ये पूरे उत्तर से दक्षिण के लेकर केरल को जोड़ेगा। ओके, तिरुवनंतपुरम को और कसारगोड के मध्य जो रास्ता है उसे सिर्फ पार करने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। टोटल लेंथ कितनी है? 530 किलोमीटर है। ओके, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? सेमी हाई स्पीड जो रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है तो इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओके, 11 स्टेशन पड़ेंगे बीच में और डेली 80,000 पैसेंजरों को ये उत्तर से दक्षिण में क्या करेगी? शिफ्ट किया करेगी या ले जाया करेगी। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे केरल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद CPIM की सरकार परियोजना को लागू करने पर जोर दे रही है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर को जोड़ने वाली एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। यह उत्तर में कसारगोड को दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से जोड़ेगी। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 63,000 करोड़ रुपए होगी। ओके, 63,000 करोड़ रुपए इसकी क्या होगी? अनुमानित लागत होगी। इसकी प्रस्तावित लंबाई 529.45 किलोमीटर है। यह रेलवे लाइन केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके बन जाने के बाद कसारगोड से तिरुवनंतपुरम की यात्रा मात्र 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे से भी कम समय में की जा सकती है, जिसे वर्तमान में कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है, पहला पक्षी एटलस किसने जारी किया? तो कल ही हमने पढ़ा था केरल ने जारी किया है, देश का पहला राज्य बना है जिसका अपना स्वयं का पक्षी एटलस है। तो कौन है? केरल है। ट्रांसजेंडरों को, थर्ड कैटेगरी जो होती है ट्रांसजेंडरों को
सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है देश का? तो याद रखिएगा कर्नाटक बना है। कौन बना है? कर्नाटक। अल नगहा अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं? ओमान के साथ करते हैं। और हाल ही में ओमान के जो रक्षा सचिव हैं वो आए हैं भारत की यात्रा पर। ओके, डस्टलिक अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के साथ हम डस्टलिक अभ्यास करते हैं। 31 जनवरी 2022 को पहले परमवीर चक्र पाने वाले शख्सियत की 99वीं जयंती मनाई गई। बताइए वह कौन थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, मेजर सोमनाथ शर्मा। ओके, यहाँ पे इमेज देख रहे हैं। 31 जनवरी 2022 को मेजर सोमनाथ शर्मा की 99वीं जयंती मनाई गई। वह पहले परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म 31 जनवरी 1923 को फौजी परिवार में हुआ था। नवंबर 1947 में श्रीनगर हवाई अड्डे से पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने के दौरान कश्मीर के बड़गांव में गश्त के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। ओके, अरसावल्ली सूर्य मंदिर आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। अरसावल्ली सूर्य मंदिर किस राज्य में देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ओडिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में। रामाप्पा मंदिर तेलंगाना में मिलेगा। यह यूनेस्को की साइट्स बन गया है। कौन सी? 39वें क्रम की। ओके, कौन सा? रामाप्पा मंदिर। ओके, दुर्गा पूजा, ये कलकत्ता की जो दुर्गा पूजा है इसे यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत अमूर्त धरोहर में शामिल कर लिया गया है। किसे? दुर्गा पूजा को। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। हाल ही में प्रोजेक्ट 39 द्वारा डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत तक 488 कैदी ऐसे हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। यह भारत में मौत की सजा पाए कैदियों की संख्या पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा है। प्रोजेक्ट 39 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप है जो ये रिपोर्ट जारी करता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में 31 जनवरी 2022 को निम्न में से कितने हेल्थ केयर अचीवर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? सी, 20 हेल्थ केयर अचीवर्स को। हाल ही में भारत के 20 शीर्ष हेल्थ केयर अचीवर्स पुरस्कारों की घोषणा 31 जनवरी 2022 को की गई। इन पुरस्कारों का वितरण फ्लोरोइक्स मीडिया ग्रुप के द्वारा किया गया। यह पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास, ज्ञान, अनुभव का प्रतीक है। विजेताओं की घोषणा गुणवत्ता, अनुभव, योग्यता, ग्राहकों के फीडबैक आदि के मानकों पर की गई है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष स्वास्थ्य देखभाल, मेडिसिन के क्षेत्र में बेहतरीन पहचान बनाने और सेलिब्रेट करने को प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी राधा कांत देव के द्वारा। किसके द्वारा? राधा कांत देव के द्वारा। ओके, बहुत पूछा जाता है, बच्चे जनरली इसका आंसर लगा देते हैं क्या? आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई थी? राधा कांत देव ने। ओके, मोटोपल्ली, मोटोपल्ली किसका बंदरगाह था? तो याद रखिएगा वारंगल के जो काकतीय राजा थे उनका क्या था? महत्वपूर्ण बंदरगाह था मोटोपल्ली। स्वतांत्रिक और सम्मति किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, मतलब किस धर्म से जुड़े हुए संप्रदाय हैं दोनों? तो ये एग्जाम में पूछा गया था आपके एसएससी में। तो याद रखिएगा इन दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से। किस धर्म के हैं ये संप्रदाय? बौद्ध धर्म के हैं। और हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म के ये संप्रदाय हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा हुआसांग 12
बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवास्वांग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रक्षेपण उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर किया गया है। 2017 के बाद से उत्तर कोरिया द्वारा अब तक का यह सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर से अधिकतम की ऊंचाई तक पहुंची। इस मिसाइल ने 30 मिनट के लिए 800 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी। इसके परीक्षण में हाई एंगल सिस्टम का उपयोग किया गया था। किसने? उत्तर कोरिया ने किया है, याद रखिएगा। व्हाइट स्वान क्या है भाई? ये समाचारों में चर्चा में रहा। व्हाइट स्वान तो ये रसिया के मिसाइल बॉम्बर है। क्या है? एक मिसाइल बॉम्बर। किस देश का है? रशिया का। इससे बॉम्ब गिराए जाते हैं, ठीक है। व्हाइट स्वान रशिया का मिसाइल बॉम्बर है। आयरन डोम क्या है? तो ये आयरन डोम है आपका इजराइल का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम इजराइल का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। MK3 HAL, ओके, MK3 HAL लाइट कॉम्बैक्ट जो हेलीकॉप्टर हैं, ये किसने बनाए हैं? तो याद रखिएगा हॉल के द्वारा बनाए गए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और किसे दिए गए हैं? इंडियन नेवी को दिए गए हैं। ओके, इंडियन नेवी को 16 MK3 हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे हॉल के द्वारा। अभी 300 पे गए हैं। ट्रोपेक्स 2021 अभी तक का इंडियन नेवी का सबसे बड़ा अभ्यास है। ओके, 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। INS करंज क्या है? स्कॉर्पियन सबमरीन है IS करंज। ओके, इंडियन नेवी को सौंपी गई है। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र का 5वां शहर कौन सा है जिसका अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बना है? तो राइट आंसर होगा A, नासिक। 5वां शहर बन गया है नासिक। हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद के बाद नासिक 5वां शहर बन गया है जिसका अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान होगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने 29 जनवरी 2022 को इस प्लान की शुरुआत की है। नासिक नगर निगम में क्लाइमेट एक्शन सेल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही नासिक राज्य के उन 5 शहरों में शामिल हो गया है जो सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्लाइमेट एक्शन बनाएंगे। विश्व संसाधन संस्थान शहर के लिए अगले 2 वर्षों में क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार करेगा। यह योजना सतत परिवहन, हरित ऊर्जा और इमारतों, वायु गुणवत्ता, हरित आवरण में सुधार, जल और अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर केंद्रित होगी। तो याद रखिएगा नासिक बन गया महाराष्ट्र का 5वां शहर। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसे 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिषद द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसका मुकाबला करने के कदमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। NAPCC के 8 राष्ट्रीय मिशन है। कौन कौन से? राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन आते हैं इस राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना के अंतर्गत, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वनीकरण दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपसे सवाल पूछा गया था स्टार्टिंग में, प्रतिवर्ष डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपके कब? 28 जनवरी को। कब मनाते हैं? 28 जनवरी को। और 2022 में इसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा प्राइवेसी मैटर्स। ओके, तो प्राइवेसी मैटर करती है। क्लियर?
याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 1 फरवरी 2022 का डेली करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।